हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है आउटलॉ जोशी वेल्स। आउटलॉ जोशी वेल्स आउटलॉ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अमेरिका गृहयुद्ध के दौरान और उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ टेन जॉर्ज सौदा लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जॉर्ज वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्विंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टेन जॉर्ज हैं, सौदा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जेरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी हुई है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 3.7 बिलियन डॉलर के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने, फिल्म कॉफमैन ने, लेखक ऐसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटलॉ जोशी वेल्स पुनः प्रकाशित। जैसे किया फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टेक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने 3.7 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जेसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी ने किसान जेसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टेरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लेन द्वारा माफ़ी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद टेरिन के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स, फ्लेचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5000 का इनाम होने के कारण वेल्स टेक्सास भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेरोकी व्यक्ति लॉन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला
लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कॉन्सर्न महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लारा ली को भी लुटेरों को मरजोरस से बचाता है। सेंट्रो लियो शहर में टर्नल के मृत बेटे टॉम के दो कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चार्टो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बेयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंट्रोरियो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टेरिंग के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टैलेंट का सेंट्रो रियो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टेरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षण फ्लेचर को दो टैक्सकॉन रेजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉनिटरी में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस शापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ टेन जॉर्ज सोदा लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्विंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टेन जॉर्ज हैं, सोदरा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जेरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी हुई है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 3.7 बिलियन डॉलर के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने फिल्म कॉफमैन ने लेखक एसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटपला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे किया। फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टेक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 3.7 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था।
फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जैसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी ने किसान जैसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टेरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लेन द्वारा माफ़ी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद टेरिन के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स, फ्लेचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5000 का इनाम होने के कारण वेल्स टंक्सन भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेरोकी व्यक्ति लॉन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कौशल महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लॉरा ली को भी लुटेरों को मरजोरस से बचाता है। सेंट्रो लियो शहर में टर्नल के मृत बेटे टॉम के 2 कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चार्टो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बोयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंट्रो रियो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टेरिंग के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टेरिन का सेंट्रो रियो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टेरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षक फ्लेचर को 2 टैक्सकॉन रेंजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉन्ट्री में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस शापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ डैन जॉर्ज सोदा लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं।
बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्विंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टेन जॉर्ज हैं, सोद्रा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जैरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी हुई है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 3.7 बिलियन डॉलर के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने, फिल्म कॉफमैन ने, लेखक एसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास था रिबेल आउट पल्ला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे किया। फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टेक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने 3.7 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जैसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी ने किसान जैसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टेरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है जिससे संघ के जनरल जिम लैंड द्वारा माफ़ी का वादा किया जाता है। हल्की आत्मसमर्पण करने के बाद टेरिन के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया जिसमें वेल्स फ्लेचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5000 का इनाम होने के कारण वेल्स टेक्सन भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेहरे व्यक्ति लॉन वाटर से होती है जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कॉन्संग महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लारा ली को भी लुटेरों को मरजोरस से बचाता है। सेंट्रो लियो शहर में टर्नल के मृत बेटे टॉम के 2 कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चार्टो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बोयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंट्रो में वेल्स द्वारा मारा गया था टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टेरिंग के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए।
घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टैलेंट का सेंट्रो रियो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टेरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षक फ्लेचर को दो टैक्सकॉन रेंजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉनिटरी में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस स्थापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ टेन जॉर्ज सौदा लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्विंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टेन जॉर्ज हैं, सोदरा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जेरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी हुई है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 3.7 बिलियन डॉलर के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने, फिल्म कॉफमैन ने, लेखक एसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटपला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे किया। फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टेक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 3.7 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जेसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी ने किसान जेसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टेरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1850
1965 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लेन द्वारा माफ़ी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद टैरिन के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स, फ्लेचर और साथी बुशशेर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5000 का इनाम होने के कारण वेल्स टेक्सन भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेहरे व्यक्ति लॉन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कॉन्सर्न महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लारा ली को भी लुटेरों को मर्चोरस से बचाता है। सेंट्रो लियो शहर में टर्नल के मृत बेटे टॉम के 2 कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चार्टो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बोयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंट्रो रियो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टेरिंग के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टेरिन का सेंट्रो रियो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टेरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षक फ्लेचर को 2 टैक्सकॉन रेजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉनिटरी में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस शापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ टेन जॉर्ज सोदा लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है, पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टेन जॉर्ज हैं, सोदरा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जेरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी मूवी है।
देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $3.7 बिलियन के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर $31.8 मिलियन की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने, फिल्म कॉफमैन ने, लेखक एसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे किया। फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टेक्सान के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले $31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जैसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी के किसान जैसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टेरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लेन द्वारा माफी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद टेरिन के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स, फ्लेचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5,000 का इनाम होने के कारण वेल्स टेक्सास भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेहरे की व्यक्ति लॉन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कौशल महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लॉरा ली को भी लुटेरों को मरजोरस से बचाता है। सेंट्रल लियो शहर में टर्नर के मृत बेटे टॉम के 2 कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चार्टो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बोयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंट्रोरियो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टेरिंग के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टेरिन का सेंट्रोरियो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टेरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षक फ्लेचर को 2 टेक्सास रेंजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉन्टगोमरी में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है।
वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस शापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड, जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ डैन जॉर्ज सौदा लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्विंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ डैन जॉर्ज हैं, सौदा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जैरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी हुई है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 3.7 बिलियन डॉलर के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने, फिल्म कॉफमैन ने, लेखक एसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे किया। फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टेक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने 3.7 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जैसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी ने किसान जैसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टेरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लेन द्वारा माफी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद टेरिन के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स, फ्लेचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5000 का इनाम होने के कारण वेल्स टेक्सन भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेरोकी व्यक्ति लॉन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग
कोनसंग महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लारा ली को भी लुटेरों को मरजोरस से बचाता है। सैंड्रो लियो शहर में टर्नल के मृत बेटे टॉम के दो कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चार्टो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बेयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंट्रोरियो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टेरिंग के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टेरिंग का सेंट्रोरियो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टेरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षण फ्लेचर को दो टैक्सकॉन रेजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉनिटरी में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस शापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ टैन जॉर्ज सोदा लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्विंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टैन जॉर्ज हैं, सोदरा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जेरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी हुई है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $3.7 बिलियन के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर $31.8 मिलियन की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने फिल्म कॉफमैन ने लेखक एसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित। जैसे किया फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टैक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले $31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म को संस्कारित, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जेसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार
माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी ने किसान जैसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टेरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लैंड द्वारा माफ़ी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद टेरिन के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स फ्लेचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5000 का इनाम होने के कारण वेल्स टंक्सन भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेहरे व्यक्ति लॉन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कॉन्संग महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लॉरा ली को भी लुटेरों को मरजोरस से बचाता है। सेंट्रो लियो शहर में टर्नर के मृत बेटे टॉम के 2 कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चार्टो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बोयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंट्रो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टेरिन के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टेरिन का सेंट्रो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टेरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षक फ्लेचर को 2 टैक्सकॉन रेंजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉन्ट्री में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस शापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ डैन जॉर्ज सोदा लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन
क्विंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टेंट जॉर्ज हैं, सोद्रा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जेरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी हुई है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 3.7 बिलियन डॉलर के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने, फिल्म कॉफमैन ने, लेखक एसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटपला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे किया। फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टेक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने 3.7 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जैसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी ने किसान जैसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टेरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लोचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लेन द्वारा माफ़ी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद टेरिन के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स, फ्लोचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5000 का इनाम होने के कारण वेल्स टेक्सन भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेरोकी व्यक्ति लॉन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कॉन्सर्न महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लारा ली को भी लुटेरों को मर्चोरस से बचाता है। सेंट्रो लियो शहर में टर्नल के मृत बेटे टॉम के 2 कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चार्टो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बेयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंट्रोरियो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टेरिंग के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टेरिन का सेंट्रो रियो तक पीछा करता है,
जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टेरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षण फ्लेचर को दो टैक्सकॉन रेजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉनिटरी में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस शापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ टैन जॉर्ज सोदा लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्विंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टैन जॉर्ज हैं, सोद्रा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जेरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी हुई है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 3.7 बिलियन डॉलर के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने, फिल्म कॉफमैन ने, लेखक एसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित। जैसे किया फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टैक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 3.7 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जेसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी ने किसान जेसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टेरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लैंड द्वारा माफी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद
टैरिन के आदमियों ने बुश वेकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स, फ्लोचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5000 का इनाम होने के कारण वेल्स टंक्सन भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेहरे व्यक्ति लोन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कॉन्संग महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लारा ली को भी लुटेरों को मरजोरस से बचाता है। सेंट्रो लियो शहर में टर्नल के मृत बेटे टॉम के 2 कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चार्टो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बोयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंट्रो रियो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टैरिन के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टैरिन का सेंट्रो रियो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टैरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टैरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षक फ्लेचर को 2 टैक्सकॉन रेंजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉनिटरी में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस शापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ टैन जॉर्ज सोदा लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्विंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है, पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टैन जॉर्ज हैं, सोदरा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जेरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी मूवी है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $3.7 बिलियन के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर $31.8 मिलियन की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने, फिल्म कॉफमैन ने, लेखक
ऐसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित। जैसे किया फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखा गया है कि गॉन टू टेक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 3.7 मिलियन के डॉलर के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जैसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी के किसान जैसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टेरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लेन द्वारा माफ़ी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद टेरिन के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स, फ्लेचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5000 का इनाम होने के कारण वेल्स टेक्सन भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेहरे की व्यक्ति लॉन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कॉन्सर्न महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लॉरा ली को भी लुटेरों को मरजोरस से बचाता है। सेंट्रल लियो शहर में टर्नर के मृत बेटे टॉम के 2 कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चार्टो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बोयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंट्रोरियो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टेरिंग के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टेरिन का सेंट्रोरियो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टेरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षक फ्लेचर को 2 टैक्सकॉन रेंजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉन्ट्री में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस शापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है।
इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ टेन जॉर्ज सोदा लिके बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्विंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टेन जॉर्ज हैं, सोद्रा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जेरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी हुई है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 3.7 बिलियन डॉलर के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने, फिल्म कॉफमैन ने, लेखक एसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे किया। फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टेक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने 3.7 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जेसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी ने किसान जेसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टेरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लेन द्वारा माफी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद टेरिन के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स, फ्लेचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5000 का इनाम होने के कारण वेल्स टेक्सन भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेहरे व्यक्ति लॉन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कौनसंग महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लारा ली को भी लुटेरों को मर्जोरस से बचाता है। सेंट्रो लियो शहर में टर्नर के मृत बेटे टॉम के 2 कर्मचारी ट्रेविस और
चाटो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चाटो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बोयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंटोरियो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टेरिंग के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टेरिंग का सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टेरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षक फ्लेचर को दो टैक्सकॉन रेंजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉन्ट्री में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस शापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ टैन जॉर्ज सोदा लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्विंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टैन जॉर्ज हैं, सोदरा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जैरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी हुई है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $3.7 बिलियन के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर $31.8 मिलियन की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने, फिल्म कॉफमैन ने, लेखक एसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित। जैसे किया फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टेक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले $31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जेसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी के किसान जेसी
वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टैरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लैंड द्वारा माफ़ी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद टैरिन के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स, फ्लेचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5000 का इनाम होने के कारण वेल्स टंक्सन भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेहरे व्यक्ति लॉन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कॉन्संग महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लारा ली को भी लुटेरों को मर्चोरस से बचाता है। सेंट्रल रियो शहर में टर्नर के मृत बेटे टॉम के 2 कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चार्टो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बोयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंट्रल रियो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टैरिन के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टैरिन का सेंट्रल रियो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टैरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टैरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षक फ्लेचर को 2 टैक्सकॉन रेंजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉनिटरी में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस शापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ टैन जॉर्ज सोदा लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में।
इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टेंट जॉर्ज हैं, सोद्रा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जेरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी, द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी हुई है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 3.7 बिलियन डॉलर के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने, फिल्म कॉफमैन ने, लेखक एसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटपला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे किया। फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टेक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 3.7 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जैसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मिसौरी ने किसान जैसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टेरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लोचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लेन द्वारा माफ़ी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद टेरिन के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स, फ्लोचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5000 का इनाम होने के कारण वेल्स टेक्सन भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेरोकी व्यक्ति लॉन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कौनसंग महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लारा ली को भी लुटेरों को मर्जोरस से बचाता है। सेंट्रो लियो शहर में टर्नल के मृत बेटे टॉम के 2 कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चार्टो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बेयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंट्रो रियो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टेरिंग के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टेरिन का सेंट्रो रियो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टेरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।
शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षण फ्लेचर को दो टैक्सकॉन रेजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉनिटरी में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस स्थापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ टैन जॉर्ज सोदा लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्विंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टैन जॉर्ज हैं, सोदरा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जेरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है मालपासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी हुई है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $3.7 बिलियन के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर $31.8 मिलियन की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने, फिल्म कॉफमैन ने, लेखक एसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित। जैसे किया फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टेक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले $31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जेसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी के किसान जेसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टैरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लैंड द्वारा माफी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद टैरिन के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स, फ्लेचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5,000 का इनाम होने के बाद
होने के कारण वेल्स टिंगसन भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेहरे की व्यक्ति लोन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फ्रेंटेंट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कॉन्संग महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लारा ली को भी लुटेरों को मरजोरस से बचाता है। सेंट्रल लियो शहर में टर्नल के मृत बेटे टॉम के दो कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चार्टो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बोयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंट्रोरियो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टेरिंग के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टेरिंग का सेंट्रोरियो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टेरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षक फ्लेचर को दो टैक्सकॉन रेजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉनिटरी में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस स्थापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ टेन जॉर्ज सोदा लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है, जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्विंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टेन जॉर्ज हैं, सोदरा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जेरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी हुई है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 3.7 बिलियन डॉलर के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने, फिल्म कॉफमैन ने, लेखक एसा अल फॉरेस्ट कास्ट
कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे किया। फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टेक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 3.7 मिलियन के डॉलर के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जैसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मिसौरी ने किसान जैसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टेरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लेन द्वारा माफ़ी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद टेरिन के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स, फ्लेचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5000 का इनाम होने के कारण वेल्स टेक्सन भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेरोकी व्यक्ति लॉन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कौशल महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लॉरा ली को भी लुटेरों को मरजोरस से बचाता है। सेंट्रो लियो शहर में टर्नर के मृत बेटे टॉम के 2 कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चार्टो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बेयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंट्रो रियो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टेरिंग के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टेरिन का सेंट्रो रियो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टेरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षक फ्लेचर को 2 टैक्सकॉन रेंजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉन्टरी में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस शापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था
और इसमें चीफ टेन, जॉर्ज सोदा, लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्विंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टेन जॉर्ज हैं, सोद्रा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जेरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी हुई है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $3.7 बिलियन के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर $31.8 मिलियन की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने, फिल्म कॉफमैन ने, लेखक एसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास था रिबेल आउटपला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित। जैसे किया फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टेक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने $3.7 मिलियन के बजट के मुकाबले $31.8 मिलियन की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जैसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी के किसान जैसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टेरिन के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लैंड द्वारा माफी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद टेरिन के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स, फ्लेचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5,000 का इनाम होने के कारण वेल्स टेक्सन भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेरोकी व्यक्ति लॉन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कॉन्संग महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लॉरा ली को भी लुटेरों को मरजोरस से बचाता है। सैंड्रो लियो शहर में टर्नर के मृत बेटे टॉम के 2 कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के
परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बस जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चाटो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बोयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंटोरियो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टेरिंग के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टेरिंग का सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टेरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षक फ्लेचर को 2 टैक्सकॉन रेंजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉनिटरी में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह वेल्स की तलाश करने के लिए खुद मैक्सिको जाएगा और उसे बताएगा कि युद्ध खत्म हो गया है। वेल्स सूर्यास्त में जाने से पहले यह कहकर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हम सभी उस स्थापित युद्ध में थोड़े मर गए थे। उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। इसका निर्देशन क्लिंटन ईस्टवुड जोशी वेल्स के रूप में किया गया था और इसमें चीफ टेन जॉर्ज सौदा लिके, बिल मैकानी और जोन्स वैन ने अभिनय किया है। गृहयुद्ध के दौरान जोश वेल्स मिसौरी का एक किसान था जो सैनिक बन गया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने चाहता था और एक खूंखार बंदूकधारी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। युद्ध के अंत में उसका समूह आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन नरसंहार होता है और वेल्स एक डाकू बन जाता है जिसका पीछा इनाम के शिकारी और सैनिक करते हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन क्विंटन ईस्टवुड ने किया है। पटकथा फिल्म्स कॉफमैन ने लिखी है पर आधारित है। फॉरेस्ट कार्टर द्वारा उत्पादित है। रॉबर्ट डेली। बात करते हैं इस मूवी में अभिनेता के बारे में। इस मूवी में क्लिंटन ईस्टवुड हैं, चीफ टेन जॉर्ज हैं, सौदा लेके हैं, बिल मैकानी हैं, जॉन वर्नन हैं। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में का छायांकन ब्रूस स्टेशन ने दिया है और संगीत जेरी फील्डिंग ने दिया है। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को 30 जून 1976 को रिलीज किया गया और यह 135 मिनट लंबी कार्यकारी समय लंबी हुई है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 3.7 बिलियन डॉलर के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर 31.8 मिलियन डॉलर की अच्छी खासी कमाई की। फिल्म को सोनिया चैनल्स ने फिल्म कॉफमैन ने लेखक एसा अल फॉरेस्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिबेल आउटला जैसी वेल्स पुनः प्रकाशित जैसे किया। फिल्म के शुरुआती क्रेडिट में दिखाया गया है कि गॉन टू टेक्सन के रूप में से रूपांतरित किया गया था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 3.7 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 31.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। 1996 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म के 1986 के सीक्वल्स द रिटर्न्स ऑफ जेसी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पार्क्स ने निभाया था। सीक्वल्स में उनकी पत्नी लॉरा ली का किरदार मैरी एन एवरेट ने निभाया था। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान मिसौरी ने किसान जेसी वेल्स की पत्नी और बेटे की क्रूर कैप्टन टेरिन के नेतृत्व में संघ
समर्थ अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उनके शवों को दफनाने के बाद वेल्स अपने परिवार के लिए बदला लेने के लिए विलियम टी एंडरसन की कमान में कॉन्फेडरेट बुशवैकर्स के एक समूह में शामिल हो जाता है और संघ सेना और संघ समर्थकों पर हमला करता है। 1865 में युद्ध समाप्त होने के बाद वेल्स के वरिष्ठ कैप्टन फ्लेचर अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करता है, जिससे संघ के जनरल जिम लेन द्वारा माफ़ी का वादा किया जाता है। हालांकि आत्मसमर्पण करने के बाद टैरिंग के आदमियों ने बुशवैकर्स का संहार कर दिया, जिसमें वेल्स, फ्लेचर और साथी बुशेसर जैमी ही जीवित बचे। वेल्स और जैमी भाग जाते हैं। अपने सिर पर $5000 का इनाम होने के कारण वेल्स टिंगसन भाग जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बुजुर्ग चेरोकी व्यक्ति लॉन वाटर से होती है, जो वेल्स को सूचित करता है कि कॉन्फेडरेट जनरल जोसेफ और जेली मैक्सिको भाग रहा है और सुझाव देता है कि वह भी ऐसा ही करे। बाद में वेल्स युवा नाविक महिला लिटिल मूनलाइट को बचाता है और एक अन्य इनाम शिकारी को मार देता है। लिटिल मूनलाइट के साथ वेल्स एक बुजुर्ग कॉन्संग महिला सारा टर्नर और उसकी पोती लारा ली को भी लुटेरों को मर्चोरस से बचाता है। सेंट्रो लियो शहर में टर्नर के मृत बेटे टॉम के 2 कर्मचारी ट्रेविस और चार्टो भी समूह में शामिल हो जाते हैं। वेल्स और उसके साथी टॉम के परित्यक्त खेत को ढूंढते हैं और वहीं बच जाते हैं। यह पता चलने पर कि ट्रेविस और चार्टो को कोम्चे प्रमुख ट्रेन बेयर्स ने अपहरण कर लिया है। एक इनामी शिकारी जिसका साथी सेंट्रो रियो में वेल्स द्वारा मारा गया था, टेरी और उसके आदमी को शहर में ले जाता है। अगली सुबह टैरिंग के अधिकारी आदमियों ने खेत पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लैरिस वेल्स के साथी उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो गए। घायल और गोला बारूद रोहित वेल्स भागते हुए टैरिंग का सेंट्रो रियो तक पीछा करता है, जहां वह उसे घेर लेता है और घायल टैरिस अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टैरिस के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शहर के सैलून में वापस लौटने पर वेल्स को पता चलता है कि उसके संरक्षक फ्लेचर को 2 टैक्सकॉन रेंजर्स के साथ बता रहे हैं कि हाल ही में मॉन्टरी में 5 बंदूकधारियों ने जोशी वेल्स नामक एक डाकू की हत्या कर दी थी। रेंजर्स कहानी को स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं, जबकि फ्लोर्स वेल्स को ना पहचानने का नाटक करता है और उसे बताता है कि वह